गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं हूं प्रोफेसर हरेराम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ इन्फ्लेशन डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि आपके यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के इकोनॉमी जीएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे, लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। चलो बच्चों, अब चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन एक ऐसा शब्द है बच्चों, यदि आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन, और यदि आप हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो मुद्रास्फीति। ऑलमोस्ट हर रोज न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं होता है, या तो आर्टिकल के रूप में, या फिर संपादकीय के रूप में, या फिर न्यूज के रूप में। ये हर रोज होता है। एक ऐसा शब्द है जिसको सरकार के विपक्ष वाले तो इस पे घेरते ही घेरते हैं। सरकार के अपने लोग यानी पक्ष वाले लोग भी इन्फ्लेशन पे नकेल कसने की सरकार को हिदायत देते हैं, और सरकार कोशिश करती है कि ये एक पर्टिकुलर रेंज में रहे। अब पर्टिकुलर रेंज में रहने का भी अपना रीजन है। इसको जीरो क्यों नहीं कर दिया जाता है, उसका अपना रीजन है। इसको कुछ परसेंटेज तक, 4-5% तक अलाउ किया जाता है, उसका भी अपना रीजन है। ये सब चीज हम यहां डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहां पे इन्फ्लेशन को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइज होता है कंटिन्यूअसली ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी इट इज द सिचुएशन वेयर प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेस ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना बच्चों। यानी यानी एक एग्जाम्पल से इसको हम शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन 7%। इसका मतलब क्या है बच्चों? इन्फ्लेशन 7% का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन 7% का मतलब है कि ये प्रीवियस पीरियड, आप देखिए प्रीवियस पीरियड में आप प्रीवियस वीक भी हो सकता है, प्रीवियस मंथ भी हो सकता है, प्रीवियस फोर्टनाइट भी हो सकता है, और प्रीवियस ईयर भी हो सकता है। यानी प्रीवियस पीरियड से इस पीरियड में आने तक, मतलब हो सकता है 3 महीने का समय लग जाए, हो सकता है 1 हफ्ते का समय, वो आप जो पीरियड लेते हैं उस पर डिपेंड करता है कि मतलब प्रीवियस पीरियड से इस पीरियड तक प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 7% से बढ़ चुका है। इन्फ्लेशन 7% का मतलब है कि प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 7% से बढ़ चुका है। ठीक है बच्चों, और जनरली इसको हम ईयर ऑन ईयर लेते हैं। जनरली, वैसे तो आप किसी भी टाइम पीरियड के ले सकते हैं, लेकिन जनरली हम इसको ईयर ऑन ईयर लेते हैं। यानी 7% इन्फ्लेशन इन 7% इन्फ्लेशन इन नवंबर की यदि हम बात करते हैं, इसका मतलब ये नवंबर 24 की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है बच्चों कि इसका मतलब ये है कि नवंबर 2023 से नवंबर 2024 तक 7% का इन्फ्लेशन है। यानी गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस 7% से बढ़ चुकी है ना बच्चों। ये बात समझ गए आप लोग। अब यहां पे कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इन्फ्लेशन जो है, इसके बड़े सारे प्रकार हैं, टाइप्स हैं। जैसे पहला इन्फ्लेशन, पहले टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन को आप क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्रीपिंग इन्फ्लेशन। पहले टाइप ऑफ इन्फ्लेशन को आप क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, है ना बच्चों, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में जो पहला टाइप है उसे आप क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्रीपिंग इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं आप इसको।
क्या कहते हैं बच्चों? क्रीपिंग इन्फ्लेशन। बहुत ही सिंपल सा इसका मतलब होता है कि जब इन्फ्लेशन का रेट 2 से 3% होता है, 2 से 3% तक होता है, उसे आप क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। कितना होता है बच्चों? कितना होता है ये? 2 से 3% इन्फ्लेशन होता है, इसे आप क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। और ये जो इन्फ्लेशन रेंज है 2 से 3%, ये बहुत ही हेल्दी इन्फ्लेशन होता है। इकोनॉमी के लिए ये बहुत ही हेल्दी है। अब आप कहेंगे कि सर हम तो चिल्लाते रहते हैं कि इन्फ्लेशन है, इसको कम करो कम करो कम करो, लेकिन आप कह रहे हैं बहुत ही हेल्दी है। तो बच्चों, जिस इन्फ्लेशन की हम बात करते हैं कि इन्फ्लेशन कम करो, वो जनरली 6% से ऊपर वाले की बात कही जाती है। यदि इन्फ्लेशन 6% के ऊपर होता है, उसी के लिए हम लोग चिल्लाते हैं कि इन्फ्लेशन कम करिए, सरकार को ये स्टेप्स लेना चाहिए, सरकार को वो स्टेप्स लेना चाहिए। ये सारी बातें 6% के बाद वाले इन्फ्लेशन के लिए कहा जाता है। ये बहुत ही हेल्दी इन्फ्लेशन होता है बच्चों। ऐसा क्यों होता है हेल्दी इन्फ्लेशन? आपको पता है बच्चों? ऐसा क्यों होता है हेल्दी इन्फ्लेशन? मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा। 2 से 3% प्राइस राइज का मतलब होता है कि प्रोड्यूसर के लिए प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। अब आप कहेंगे सर ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी तो बढ़ता है, तो नहीं, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है, जो वर्कर हैं, उनकी प्राइसेस फिक्स रहती है एक सर्टेन पीरियड के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई बिजनेसमैन है, आप कहीं से रॉ मटेरियल खरीदते हैं, तो बिना एग्रीमेंट के तो आप रॉ मटेरियल खरीदते नहीं है। आपका रॉ मटेरियल सप्लायर के साथ एग्रीमेंट होता है कि अगले 6 महीने तक या अगले 3 महीने तक या फिर अगले 1 साल तक आपको इसी प्राइस पे बेचना है, हम आपको इससे ज्यादा प्राइस नहीं देंगे, ये हमारा एग्रीमेंट है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका फिक्स रहता है। और यदि प्राइसेस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बढ़ती है, तो इससे क्या होगा? ये देखिए, 2 से 3% यदि प्राइस बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यहां पे प्राइस बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है बच्चों, है ना? प्रॉफिटेबिलिटी क्या होता है बच्चों? प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है तो एक रैशनल प्रोड्यूसर, जो समझदार प्रोड्यूसर है, वो क्या करेगा? और ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है। हम किस लिए काम कर रहे हैं? क्योंकि प्रॉफिट हमारा ज्यादा हो। तो अब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ेगा, है ना बच्चों? प्रोडक्शन बढ़ेगा इस केस में। जब आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, है ना बच्चों? प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ने से क्या होगा? अब जब आपको ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना है, तो आपको ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ेगी, लैंड की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, यानी इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा, है ना बच्चों? सो डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। ध्यान सुनिए, ये 2 से 3% वाले में डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगा। डीएल का मतलब डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगा। इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा, है ना बच्चों? इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा, जिससे इकोनॉमी की जीडीपी बढ़ेगी, जिससे इकोनॉमी की जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी और इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। तो 2 से 3% यानी क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो है, इकोनॉमी के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। ठीक है बच्चों? दूसरा इन्फ्लेशन, ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन था, जो कि इकोनॉमी के लिए बहुत ही हेल्दी होता है बच्चों। इकोनॉमी के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। ठीक है? दूसरा जो इन्फ्लेशन है, उसे आप वॉकिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन कहते हैं आप। ठीक है बच्चों? इसको आप क्या कहते हैं? वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग मतलब चलता हुआ। क्रीपिंग का मतलब रेंगता हुआ, हमने पहले डिस्कस कर दिया।
अब ये वॉकिंग इन्फ्लेशन है, इसका जो है बच्चों पता है कितना परसेंट होता है? ये 3 से 10% होता है। 3 to 10% ये इन्फ्लेशन होता है बच्चों। ये वाली जो इन्फ्लेशन होती है 3 to 10%, और ये सरकार के लिए अलार्मिंग साउंड होता है। यानी सरकार को अब जगना चाहिए, ऐसा नहीं कि सोते रहे, अब इस पे सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक सर्टेन लेवल के बाद जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपका रॉ मटेरियल सप्लायर भी अब कहे कि नहीं, हम आपके एग्रीमेंट को नहीं मानते, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना लग रहा है कि मैं आपको पहले वाले रेट पे कैसे दूंगा, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी अब बढ़ जाएगा। तो सरकार को यहां पे ही स्टेप्स लेने चाहिए, सरकार को यहीं पे स्टेप्स लेने चाहिए बच्चों। तो क्या स्टेप्स यहां पे सरकार ले सकती है बच्चों? यहां पे हम आपको बता रहे हैं अलार्मिंग लेवल, इसको आप कहते हैं अलार्मिंग लेवल, अलार्मिंग लेवल। गवर्नमेंट शुड एक्ट वेरी फास्ट, या आप कह सकते हैं गवर्नमेंट शुड एक्ट टू रिड्यूस दिस इन्फ्लेशन और टू कंट्रोल दिस इन्फ्लेशन। government should act to control दिस। गवर्नमेंट को बहुत जल्दी ही इस पे एक्शन लेना चाहिए। और गवर्नमेंट क्या एक्शन ले सकती है? तो गवर्नमेंट के पास एक तो मॉनेटरी मेजर्स होता है, दूसरा फिस्कल मेजर होता है। तो मॉनेटरी मेजर में सरकार मनी सप्लाई घटा सकती है, सरकार यानी आपका मॉनेटरी अथॉरिटी आरबीआई इंडिया में मनी सप्लाई घटा सकती है। एंड फिस्कल मेजर में सरकार अपनी स्पेंडिंग घटा सकती है और टैक्सेस बढ़ा सकती है। तो यहां पे इसको गवर्नमेंट शुड एक्ट टू कंट्रोल। क्या क्या एक्शन ले सकती है बच्चों सरकार? यहां पे सरकार ले सकती है कि मनी सप्लाई जो है वो घटाए, मनी सप्लाई घटा सकती है सरकार। ठीक है बच्चों, मनी सप्लाई घटा सकती है, जिससे मनी सप्लाई जब घट जाएगा, पब्लिक के पास कैश नहीं रहेगा, पब्लिक के पास पैसा नहीं है, तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप यहां पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर घट सकता है एंड टैक्सेस बढ़ सकता है। सरकार इसको अलार्मिंग लेवल को इस तरीके से यहां पे कंट्रोल कर सकती है। अब जो तीसरा है उसे आप गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं बच्चों। गैलोपिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन इसको आप कहते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन, ये जो इन्फ्लेशन लेवल है ये 10 से 50% तक होता है, 10% से 50% तक। ये तो सरकार के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। यदि सरकार इसको नहीं कंट्रोल करती है तो फिर दिस विल लीड टू हाइपर इन्फ्लेशन। ये कहां लेके चला जाएगा बच्चों? ये फिर आपका हाइपर इन्फ्लेशन के पास लेके जाएगा। हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन जो है बच्चों ऐसा इन्फ्लेशन जो बहुत क्विकली बढ़ता है, 200 से 300, 400, 500% भी इन्फ्लेशन होता है। और हाइपर इन्फ्लेशन वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी, वर्ल्ड वार 1 के बाद जर्मनी में देखा गया था पहली बार, जहां पे आपके पास 500% है ना बच्चों। यानी आप कह सकते हैं 100 से लेकर के 100% एंड बियॉन्ड, यानी बहुत तेजी से। ऐसा उस टाइम कहा जाता था बच्चों फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद कि आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं और बाय द टाइम आप एक समोसा लेकर के आए, दूसरा समोसा, एक समोसा फिनिश किया आपने, दूसरा समोसा खाने के लिए आप लेने गए, तब तक उसकी प्राइस बढ़ जाती थी। इस तरह का आप हाइपर इन्फ्लेशन आप इसको कहते हैं। अब बच्चों इसमें जो है इसके बहुत सारे इंपैक्ट्स हैं,
इसको आप कंट्रोल करने का तरीका तो मैंने बता दिया। इसको इम्पैक्ट होता है। पहला इम्पैक्ट जो होता है ये कि ये आपके कैश इन हैंड की वैल्यू को घटा देता है। तो ये बेसिकली वैल्यू ऑफ करेंसी को घटाता है। तो इम्पैक्ट यहां पे हम देख सकते हैं बच्चों, इम्पैक्ट आप देख सकते हैं यहां पे। इम्पैक्ट मतलब इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। पहला इम्पैक्ट जो होता है ये है कि वैल्यू ऑफ करेंसी घटती है बच्चों, है ना। पहला है कि वैल्यू ऑफ करेंसी डिक्रीज होती है यहां पे। यानी जो आपके पास, फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपया है, 100 रुपया 100 रुपीज का कैश है आपके पास। तो इन्फ्लेशन के पहले मान लेते हैं कि इस पेन, ये मार्कर की प्राइस जो है 50 रुपए थी। यानी इन्फ्लेशन के पहले आप 100 रुपए में 2 ये मार्कर खरीद सकते थे। लेकिन यदि इन्फ्लेशन 50% हो गया या 10% भी इन्फ्लेशन हुआ, 20% भी इन्फ्लेशन हुआ, तब आपको 2 पेन खरीदने के लिए अब 120 रुपए की जरूरत पड़ेगी, यदि 20% इन्फ्लेशन होता है तो। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास कैश जो थी उसकी वैल्यू 2 पेन के बराबर थी पहले, लेकिन इन्फ्लेशन के बाद अब उस कैश की वैल्यू 2 पेन खरीदने की नहीं रही, यानी वैल्यू ऑफ करेंसी घट गई। क्लियर है। दूसरा इंपैक्ट होता है बच्चों, दूसरा इंपैक्ट होता है कि आपकी रियल इनकम को ये घटा देता है। रियल इनकम को, सेम चीज जो मैं बता रहा हूं आपको अभी, जो मैंने बताया वही चीज है ये। रियल इनकम डिक्रीज होता है बच्चों, है ना। रियल इनकम, और आप कह सकते हैं परचेजिंग पावर डिक्रीज। परचेजिंग पावर डिक्रीज होता है बच्चों। परचेजिंग पावर यानी आपके पास कैश की जो परचेजिंग पावर है वो घट जाती है। और ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है किसको? फिक्स्ड इनकम अर्नर को। सो दिस विल badly or adversely affect the fixed income earner. Adversely affect the fixed income earner. The fixed income earner. फिक्स्ड इनकम अर्नर को ये अफेक्ट करता है। आप कैसे बच्चों? मान लीजिए कि आपको 40,000 रुपए की सैलरी मिलती है और आप 40,000 रुपए अपने बच्चों के एजुकेशन पे, हाउसिंग रेंट पे, आपके डेली कम्युनिकेशन पे, पेट्रोल पे, बाइक के EMI आती है, सब पे खर्च करते हैं आप 40,000 रुपए। और मान लीजिए कि इन्फ्लेशन 20% हो गया, तो अब उस केस में आप 40,000 में ये सारे खर्चे पूरे नहीं कर पाएंगे। तो अब इसी के लिए आपके यहां व्यवस्था होता है DA का, जो कि हर बार इन्फ्लेशन के अनुसार बढ़ता है। इन्फ्लेशन के अनुसार जितना % इन्फ्लेशन होता है उसके अकॉर्डिंगली आपका DA भी चेंज होता है, उसके अनुसार बढ़ता है। ठीक है बच्चों। इसके अलावा आप यहां पे टैक्स डिस्टॉर्शन भी होता है, पता है आप लोगों को बच्चों? टैक्स डिस्टॉर्शन। अब मैं आपको यहां बता रहा हूं टैक्स डिस्टॉर्शन क्या है। टैक्स डिस्टॉर्शन, अब एक बात समझिए, जब बजट आता है उसमें आपका टैक्स रेट डिसाइड होता है ना। टैक्स रेट डिसाइड होता है और सरकार एस्टिमेट करती है कि इस बार 40,000 करोड़ के आसपास हम टैक्स वसूलेंगे, मान लेते हैं। लेकिन टैक्स जब लगा, यानी अप्रैल में लगा, 1 तारीख से इंप्लीमेंट होता है, 1 तारीख को लगा और कलेक्शन अगले साल तक होना है, अगले साल तक मार्च 31 तक होना है। लेकिन इस बीच यदि इन्फ्लेशन बढ़ गया तो जो टैक्स का जो कलेक्शन हुआ है वो
उसकी रियल वैल्यू कम है जितना परसेंट से इन्फ्लेशन बढ़ा, है ना बच्चों, उतना ही परसेंट से कम हो गया उसकी वैल्यू। तो इस तरीके से ये सारी चीजें जो इन्फ्लेशन है अफेक्ट करती है आपकी वैल्यू ऑफ करेंसी की, रियल इनकम को अफेक्ट करता है, परचेजिंग पावर को अफेक्ट करता है, फिक्स्ड इनकम अर्नर को अफेक्ट करता है एंड टैक्स डिस्टॉर्शन भी करता है। बच्चों आज के इस लेक्चर में इतना ही, बाकी लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आ रहे हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।